इंडियंस के प्रति जो नफरत अमेरिका में, कनाडा में, ब्रिटेन में, आयरलैंड में या ऑस्ट्रेलिया में जो देखने को मिल रही है, क्या उस नफरत की अब शुरुआत गल्फ नेशन से हो रही है? खुद खाड़ी के देशों में जो मुस्लिम देश हैं उसमें हमारे करीब 90 लाख लोग काम करने के लिए गए हुए हैं। ये ठीक है कि पिछले कुछ समय में हमारा गल्फ के साथ ट्रेड बढ़ गया थोड़ा सा, लेकिन ट्रेड के साथ शक भी बढ़ गया कि क्या इंडिया के साथ भरोसा किया जा सकता है। इन आबादियों में हमारे प्रति बहुत शंका बढ़ चुकी है। हमारे बहुत सारे दोस्त हमसे अलग हो चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि इतना बड़ा जेनोसाइड होता है, नरसंहार होता है, लेकिन हम उसको कंडेम नहीं करते, हम इजराइल का नाम नहीं लेते। इस बात को गल्फ नेशंस में देखा जा रहा है कि इंडिया धीरे धीरे इजराइल की ओर चला गया है। क्या भारत की इस नीति से भारतीय जनमानस को लाभ ही लाभ होंगे या हम एक खतरे की ओर भी ज्यादा बढ़ गए हैं? क्योंकि हमारा सारा पड़ोस जो है वो इस मामले में उनकी आबादियां तो सीधी सीधी होस्टाइल है। लेकिन आज के बाद शायद इंडियंस लेबर के रूप में शायद उतने पसंद ना किए जाएं जितना बाकी इस्लामिक देशों से लोग आते हैं वहां पर। एक पॉसिबिलिटी अब खड़ी हो गई है कि गल्फ नेशन में हमारे ऊपर अब खतरे मंडराने शुरू हो गए हैं। इन सब में वहां का जो जनमानस है उसमें इजराइल को लेकर बहुत नकारात्मक भाव है। तो क्या भारत एक बड़ा रिस्क ले रहा है इस फैसले से जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम कर रहे हैं? 90 लाख इंडियंस, जिसमें व्हाइट कॉलर वर्कर भी हैं, ब्लू कॉलर वर्कर भी हैं, वो काम करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इनके ऊपर कोई खतरे की घंटी है? टोटल 90 लाख भारतीय गल्फ में काम करते हैं और ये सारे इस्लामिक मुल्क हैं, ए टू जेड। ओमान, यूएई, बहरीन, कतर, सऊदी, कुवैत, इराक, सारे के सारे मुल्क कट्टर इस्लामिक मुल्क। 90 लाख इंडियंस, जिसमें व्हाइट कॉलर वर्कर भी हैं, ब्लू कॉलर वर्कर भी हैं, वो काम करते हैं और उसमें 26 लाख लोग सऊदी अरेबिया में काम करते हैं। लगभग मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा जो वर्कर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ यूएई के अंदर काम करते हैं। जी हाँ, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इनके ऊपर कोई खतरे की घंटी है? दो बड़े मुल्क, दो बड़े इस्लामिक मुल्क 90 लाख में से 60 लाख भारतीयों को होस्ट करते हैं। 26 लाख करीब करीब सो कॉल्ड 26.5 लाख जो हैं सऊदी में और 35.5 लाख या 35 लाख यूएई के अंदर, तो करीब 62 लाख तो यही हो जाते हैं। तो 2/3 66% जो हैं, जो वर्कर्स हैं या वाइट कॉलर वर्कर्स हैं, वो इन इस्लामिक मुल्कों में काम करते हैं। अब एक चीज जो वहां पर निकल के आ रही है, वो देख रहे हैं कि धीरे धीरे, क्योंकि उन सब के अंदर एक कंट्री का डर है और उस कंट्री का नाम है इजराइल। साथ में ये कहने को तो इस्लामिक नेशंस हैं सारे के सारे, लेकिन इजराइल से डरते हैं और इजराइल से डर के अमेरिका के पिट्ठू बने रहते हैं। अमेरिका के पिट्ठू बने रहते हैं तो बिजनेस चलता है, इनका धंधा पानी चलता है। पर एक बात है कि इन मुल्कों ने भी नोट किया कि धीरे धीरे कहीं ना कहीं भारत का झुकाव इजराइल की तरफ ज्यादा हुआ है। इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशंस हो, मिलिट्री कोलैबोरेशंस हो, सारे गल्फ कंट्री देख रहे थे कि गजा के अंदर जितना सत्यानाश हो रहा है, कि वहाँ मिलियंस एंड मिलियंस को मार दिया गया है, 65,000 लोग मारे गए हैं और मिलियंस जो है त्रस्त हो गए, वहाँ पर टॉर्चर्ड हैं। लेकिन इंडिया एक वर्ड नहीं बोलता कि सिर्फ ये कह के ये ह्यूमन प्रॉब्लम है और ये नहीं होना चाहिए, लेकिन इजराइल को इंडिया ने कभी कंडेम नहीं किया। ये बहुत बड़ी बात है कि इतना बड़ा जेनोसाइड होता है, नरसंहार होता है, लेकिन हम उसको कंडेम नहीं करते, हम इजराइल का नाम नहीं लेते। इस बात को गल्फ नेशंस में देखा जा रहा है कि इंडिया धीरे धीरे इजराइल की ओर चला गया है और जरूरत पड़े तो हमें डंप कर सकता है वो। तो क्या उसके ऊपर भरोसा हो सकता है? क्या इंडिया भरोसे के लायक है?
धंधा पानी चलता रहेगा, ट्रेड तो चलता रहेगा, उसको माल बेचना है, उसको माल खरीदना है, वो तो चलता रहता है। वो माल खरीदना बेचना तो चाइना के साथ भी चलता है, ताइवान के साथ भी चलता है। माल खरीदना बेचना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इंसान अपने दुश्मन को भी माल बेचता है और दुश्मन से भी माल खरीदता है, वो कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। दुनिया में सब चलता रहता है ये। पर एक बात तो बिल्कुल पक्की है यहां पर कि हिंदुस्तान का इजराइल के प्रति एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी झुकाव और पैलेस्टीनियंस को मरते हुए देखना और कुछ ना कहना, इंडियंस आर नॉट वेलकम। आई ट्रस्ट पाकिस्तानीज मोर, आई ट्रस्ट अदर इस्लामिक नेशंस पीपल मोर रादर देन इंडिया। और दूसरा, इंडिया के अंदर जो एक सेफ्रोनाइजेशन है, जो भगवाकरण है हिंदुओं का, कट्टरपंथी है, उसको भी वो बड़े गौर से देख रहे हैं। और वो इस बात को देखते हैं, हालांकि वो खुद कट्टरपंथी है, फेनेटिक्स हैं, लेकिन उनको इंडिया के अंदर फेनेटिसिज्म पसंद नहीं आ रहा कि ये नहीं होना चाहिए, ये उदारवादी रहने चाहिए। ये भी दोगलापन है कहने को तो, लेकिन एक इंडिकेशन तो गल्फ से निकलना शुरू हो गया कि भाई इंडियंस के प्रति जो नफरत अमेरिका में, कनाडा में, ब्रिटेन में, आयरलैंड में या ऑस्ट्रेलिया में जो देखने को मिल रही है, क्या उस नफरत की अब शुरुआत गल्फ नेशन से हो रही है? लेकिन आज के बाद शायद इंडियंस लेबर के रूप में शायद उतने पसंद ना किए जाएं जितना बाकी इस्लामिक देशों से लोग आते हैं वहां पर। एक पॉसिबिलिटी अब खड़ी हो गई है कि गल्फ नेशन में हमारे ऊपर अब खतरे मंडराने शुरू हो गए हैं। और जो इस्लामिक वर्ल्ड है उसकी जनता में तो उसके प्रति बहुत ज्यादा नफरत है। और मतलब कोई तार्किक समर्थन इजराइल के पक्ष में दे पाना आज भू राजनीतिक परिस्थिति में संभव किसी के लिए नहीं है। ऐसे में भारत जैसा महादेश अगर उसको लेजिटिमेसी प्रदान कर रहा है एक ऐसे नेतृत्व को जिसको लेकर सारी दुनिया में वार क्रिमिनल, नरसंहार करता और तमाम तरह के शीर्षकों से जिसे नवाजा जा रहा हो, और जिसकी वजह से एक और युद्ध जो पता नहीं किस खतरे में दुनिया को ले जाएगा वो लगभग एकदम मुहाने पर है। ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री जी वहां हैं। ये मतलब इसको लेके बहुत शंकाएं हैं, और इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो हम नहीं जानते, हो सकता है कि वो उपयोग में हो, जिनके बारे में शिकायत ये है कि नागरिक आबादी के विरुद्ध उनका इस्तेमाल किया जा रहा हो। ये सब खतरे तो नहीं है। सबसे बड़ा खतरा यह है कि दुनिया की आबादी में हमारे प्रति, भारत जैसे देश के प्रति और भारतीयों के प्रति जिनका डायस्पोरा दुनिया में सबसे ज्यादा है, हमारा देश दुनिया में आबादी के लिहाज से चूंकि दुनिया में सबसे बड़ा है ही है, हमारे ज्यादातर लोग, बहुत सारे लोग, एक बहुत बड़ी आबादी, यूरोप के देशों के बराबर की आबादी विदेशों में रहती है। खुद खाड़ी के देशों में जो मुस्लिम देश हैं उसमें हमारे करीब 90 लाख लोग काम करने के लिए गए हुए हैं। हमारे यहाँ जो रेमिटेंस आता है, जो हमारी अर्थव्यवस्था का, विदेशी आय का लगभग बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है, जो करीब 140 बिलियन डॉलर का है, उसका सबसे बड़ा हिस्सा अरब देशों में हमारे कामगार हमारे घर भेजते, मतलब अपने घरों को चलाने के लिए भेजते हैं, और वो भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ऐसी परिस्थिति में ये सारी जो परिस्थितियां हैं और भारत की जो छवि रही है पिछले 78 सालों में, हमारे अतीत में, वो एक गुटनिरपेक्ष देशों के अगुआ के तौर पर रही है। हम जो भी दुनिया में शक्ति संतुलन के ब्लॉक बने हुए हैं उनके पाले में न जाकर एक ऐसी नीति पर चले हैं विदेश नीति के मामले में, जिसमें दुनिया के बहुत सारे देश जो हमारी तरह गुलामी से आजाद हुए या थे आजाद लेकिन छोटे देश थे, वो सब लोग हमारी राय से सहमत हुआ करते थे, और भारत का एक बड़ा स्थान रहा है इस पूरे सकल विश्व में इस तरह की नीति रखने का। लेकिन अब जब हम जाने भर से जो नुकसान होना चाहिए वो तो बहुत नुकसान हो चुका है। इन आबादियों में हमारे प्रति बहुत शंका बढ़ चुकी है। हमारे बहुत सारे दोस्त हमसे अलग हो चुके हैं, और मतलब भारत के प्रधानमंत्री वहां गए हुए हैं, तो ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल टिल्ट है भारत की नीति में। क्या भारत की इस नीति से भारतीय जनमानस को लाभ ही लाभ होंगे, या हम एक खतरे की ओर भी ज्यादा बढ़ गए हैं? क्योंकि हमारा सारा पड़ोस जो है वो इस मामले में, उनकी आबादियां तो सीधी सीधी होस्टाइल है। अरब देशों की जनता में देखें या हम अपने सारे पड़ोसियों को देखें, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान,
वैसे ये जितना भी हमारा अलंका, ये सब, इन सब में वहां का जो जनमानस है उसमें इजराइल को लेके बहुत नकारात्मक भाव है। तो क्या भारत एक बड़ा रिस्क ले रहा है इस फैसले से जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम कर रहे हैं? इस रिस्क में हम कितने फायदे में हैं और कितने खतरे में हैं, इसके अलग अलग आकलन हैं। लेकिन जो प्रत्यक्ष आकलन है वो कहो बहुत अफर्मेटिव संदेश नहीं देते, और जाहिर है कि भारत में भी इसको लेके भारी चिंता है। जो मुख्य विपक्षी दल है जिसका आपने अभी जिक्र किया, उसने उन प्रश्नों को सामने किया है जो हमारी नीति से संबंधित रहे हैं, और इससे होने वाले खतरों की ओर भी उन्होंने बताया है। दूसरे, भारत की छवि का सवाल है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि किसी ऐसे कार्यक्रम में शामिल होने वाली नहीं रही है जिसके बारे में विश्व जनमत में और ऐसी वैश्विक संस्थाओं में नकारात्मकता भरी पड़ी हो। उसके असंख्य उदाहरण हैं। बहुत से देश तो मतलब ऐसा परोक्ष रूप से बहुत से देश इजराइल से संबंध रखते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष कोई इस तरह से संबंध रखे ये साधारण बात नहीं है। तो ये एक बहुत हमारे विदेश नीति के लिहाज से बहुत ही क्लिष्ट समय है। अब देश की जनता में चूंकि इस तरह का इस समय विचार है, एक दक्षिणपंथी विचार है जो माइनॉरिटीज के, पर्टिकुलरली मुसलमानों के विरुद्ध है, जिसको राजनीतिक सफलताएं मिली हैं, और ये विचार पुराना है। आरएसएस के रूप में हम उसे 100 साल से मतलब उसे फलते फूलते देख रहे हैं।